अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद टोटो चैन के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उस दिन उसे यासुकी चैन से मिलना था। इस भेद का पता न तो टोटो चैन के माता पिता को था, न ही यासुकी चैन को। उसने यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता मीन्स इनविटेशन। तो मैं कि हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो मैं उस जगह का नाम है जहाँ ये लोग रहते थे। टोटो चैन का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन बुत्सु जाने वाली सड़क पर के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन में कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी वह। टोटो चैन अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। खाने की छुट्टी मतलब जो लंच ब्रेक होता हमारे स्कूल में। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी संपत्ति मीन्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। मीन्स पूरी रिस्पेक्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। मे आई कम इन की तरह, जैसे हम क्लास में लेके टीचर्स अंदर जाते हैं। यासुकी चैन को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः टोटो चैन ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय टोटो चैन ने माँ से कहा कि वह यासुकी चैन के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि टोटो चैन ने अपनी माँ से नजरें क्यों नहीं मिलाई। तो टोटो चैन ने अपनी माँ से इसलिए नजरें नहीं मिलाई क्योंकि वह झूठ बोलकर यासुकी चैन के घर नहीं जा रही थी, बल्कि उसे यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए जा रही थी। इसलिए वो अपनी माँ से झूठ बोल रही थी, तो नजरें नहीं मिला पा रही थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर हैं। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना टोटो चैन से रहा नहीं गया, तो रॉकी को उसने सब सच बताया। मैं यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब टोटो चैन स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चैन उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चैन उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर टोटो चैन को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चैन ने टोटो चैन को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। पैर क्यों घसीट रहा था? क्योंकि उसे पोलियो था, ये हमने पहले आपको बताया। तो वो प्रॉपरली चल नहीं सकता था। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। टोटो चैन उत्तेजित थी, मीन्स एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वे उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगे। यासुकी चैन भी हंसने लगा। टोटो चैन यासुकी चैन को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। देखिए, अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको ये पूरा सीन यहाँ पे प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो सीढ़ी लाई, कैसे उसने उसे द्विशाखा पर टिकाया और फिर कैसे उसने उसे पकड़ा हुआ था ताकि यासुकी चैन बिना गिरे आराम से चढ़ पाए। अब हम यहाँ पर हैं। यासुकी चैन के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर टोटो चैन नीचे उतर आई और यासुकी चैन को पीछे से धक्की आने लगी, मीन्स धक्का देने लगी, पुश करने लगी, या आप कह सकते हो कि सपोर्ट देने लगी जिससे कि वह ऊपर चढ़ पाए। पर टोटो चैन भी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चैन ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। टोटो चैन को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चैन उसके पेट पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चैन के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई
उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि टोटो चैन को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सोची है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिससे थाम रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चैन ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चैन की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चैन को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चैन के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। टोटो चैन नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चैन पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। टोटो चैन तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चैन को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चैन सीढ़ी थामे टोटो चैन की ओर ताकने लगा। टोटो चैन की रुलाई छूटने को हुई, मतलब उसको रोने जैसा फील हो रहा था। उसने चाहा था कि यासुकी चैन को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चैन भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चैन का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी बड़ी थी। देर तक टोटो चैन उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी टोटो चैन द्वारा यासुकी चैन को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चैन को टोटो चैन पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चैन के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चैन को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए टोटो चैन ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चैन डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ मैं मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी को अगर दूसरे के पेड़ पर आना होता तो उसे परमिशन लेनी पड़ती थी, मे आई कम इन जैसे। तो सेम यासुकी चैन ने भी ऐसे ही टोटो चैन से परमिशन ली, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चैन ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चैन ने खुश होते हुए कहा। ऐसा उसने क्यों कहा होगा? क्योंकि जब वह पेड़ पर चढ़ा होगा तो उसे बहुत दूर तक दिखा होगा। उसे रंग बिरंगी शाखाएं और पेड़ और पर्वत और हर चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी जो उसे नीचे से नहीं दिख पाती होगी। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चैन उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। सुमो कुश्ती में सुमो रेसलिंग। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। टोटो चैन उस समय ये तो नहीं समझ पाई कि यासुकी चैन के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने का क्या अर्थ होगा। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चैन ने ही टोटो चैन को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। और ये कहानी लिखी है टेत्सुको कुरियानगी। अनुवाद किया है पूर्वा यार्गिक कुशवाहा जी ने।